हमारा जो ये ग्रह है पृथ्वी, इस पृथ्वी ग्रह पर हम रहते हैं और केवल हम रहते हों ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। क्योंकि हम सूक्ष्म जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, जोंक इत्यादि से तो घिरे हुए हैं ही, साथ ही हमारे सहयोग में वट वृक्ष भी लगा हुआ है, हाथी भी है, ब्लू व्हेल भी है। ऐसे करोड़ों करोड़ जीवधारी इस पृथ्वी ग्रह पर एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हुए, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए रहते हैं। अर्थात यह जो पूरा आवासीय स्थल है, ये जो पूरी पृथ्वी है, जैव विविधताओं से भरा हुआ है। जैव विविधता क्या होती है, ये चीज़ अपनी समझ में आ गई। जैव विविधता मतलब जीवन की विविधता, वे विविधताएं जो अलग अलग जीवन में अलग अलग प्रकार की हैं, उनको हम बोलते हैं जैव विविधता। इसको हम आगे देखेंगे। अब इस जैव विविधता में मानव और दूसरे जीवधारी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में इस तरह से डिपेंडेंट होते हैं कि एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं वे, और उस जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा हम भी होते हैं। और अपने अस्तित्व के लिए हम जिस तरह से दूसरे तत्वों पर निर्भर होते हैं, उसी तरह से दूसरे तत्व भी अपने अस्तित्व के लिए हमारे ऊपर निर्भर होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता क्या है। हम पेड़ों की बात करें, मान लो जैसे वायु जो हम सांस के माध्यम से लेते हैं, ये हमको ऑक्सीजन के रूप में पेड़ से प्राप्त होती है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह यह पेड़ ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से इस पेड़ और हमारे बीच में एक संबंध बन गया, वह हमको ऑक्सीजन दे रहा है और हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। इसी प्रकार हम मृदा की बात करें तो मिट्टी में उगने वाले पेड़ पौधे विशाल जंगलों का निर्माण करते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल बन जाते हैं, और उन जंगलों के कारण आकर्षित होकर बादल बरसात करते हैं, और उस बरसात की वजह से जमीन के साथ संयोग होता है और अनाज पैदा होता है, जिससे हम और पशु, सूक्ष्मजीवी इत्यादि जीवित रहते हैं। और इन सब के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मतलब पौधे, पशु, सूक्ष्मजीवी सारी चीज़ें मिलकर इनका सृजन करते हैं, और इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं वो होते हैं हमारे जंगल, और उस जंगल में रहने वाले जंगली जानवर, मतलब जीव जंतु, वन्य जीव। कुल मिलाकर अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्राथमिक उत्पाद है वो क्या है, जंगल है, वन है, और उस वन पर ही सारे जीव निर्भर करते हैं। तो ये चीज़ हमारी समझ में आ गई। अब इन जंगलों की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए हमारे ही द्वारा, हमारी ही एक जनजाति के द्वारा, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में एक लेपचा जनजाति रहती है, उसने इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद प्रकट किया है कि हे ईश्वर, लेपचाओं की इस दुनिया में हमारे संगीत के जनक आप हैं। हे नारक, मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को, अपने आप को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों से, नदियों से, पहाड़ों से, वनों से, कीटों से, जानवरों से ग्रहण करने दें। अर्थात जो आपकी झरझर कलकल की आवाज़ नदी झरनों से आती है, पर्वतों में जो कीट पतंगे रहते हैं उनकी अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं, जानवरों में जैसे कोयल है, हाथी है, या अन्य जानवरों की आवाज़ें आती हैं, उनसे जो संगीत बनता है उसको ग्रहण करने दें। और जो हवाओं की सरसराहट है उससे जो संगीत उत्पन्न होता है उसे भी मुझे प्रदान करें। और जब इन सारी चीज़ों से जो प्राप्त संगीत होगा उसको एक लयबद्ध तरीके से तैयार करूँगा मैं, और वह फिर अंत में आपको ही समर्पित कर दूँगा। इस कविता में बहुत गहरे भावार्थ छिपे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मतलब मैंने तुझसे कुछ चीज़ें ग्रहण की हैं, उनका मैंने अपने लिए उपयोग किया है, अपने जीवन को आनंदमय बनाया है, और इसके बाद ये मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। मतलब यह एक पारिस्थितिकी तंत्र को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि हम आपसे जो चीज़ ग्रहण कर रहे हैं वो हम आपको ही लौटा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इतना बेतहासा प्रयोग कर लें कि ये नदियों का, झरनों का, पर्वतों का, कीटों का जीवन संकट में पड़ जाए। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन तथा वन्यजीव संसाधन। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे भारत की जैव विविधता को, जिसके अंतर्गत वनस्पति जात और प्राणी जात को समझेंगे कि आखिर ये क्या है और इनके प्रकार कितने हैं। इसके बाद हम देखेंगे इनके अलग अलग प्रकारों को पढ़ते हुए, समझते हुए जानेंगे तो हम पहुंचते हैं लुप्त प्रायः जातियों की तरफ, मतलब संकट में पड़ चुकी जैव विविधता अर्थात वनस्पतियों और प्राणियों के लिए। तो हम संकट के कारणों को जानेंगे
और इसके बाद जानेंगे कि इनकी सुरक्षा और संरक्षा कैसे की जाती है, और अंत में सरकार द्वारा किए जा रहा है सुरक्षा संरक्षा के साथ साथ समुदायों के प्रयास, और साथ ही साथ इन संसाधनों के, जिनको हम वन्य जीव और वनीय संसाधन कहते हैं, उनका प्रकार और वितरण कैसा है, इसको भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। जैव विविधता शब्द दो शब्दों के संयोग से मिलकर बना है। एक है जीवन और दूसरा है विविधता, मतलब जीवन में भिन्नता। अब जीवन में भिन्नता मतलब पृथ्वी पर जीवन एक है, लेकिन उसकी विविधताएं क्या है? वनस्पति के रूप में जीवन है, पेड़ पौधों के रूप में जीवन है, जंगली जानवरों के रूप में जीवन है, और मानव जाति के रूप में जीवन है। अर्थात हम मानव, वनस्पति और जीव जंतु मिलकर एक जैव विविधता का निर्माण करते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जैव विविधता की बात होती है तो हम पाते हैं कि हमारा देश भारत संपूर्ण विश्व में जैव विविधता के मामले में अत्यंत समृद्धशाली और परिपूर्ण देश है। तो चलिए हम देखते हैं कि जैव विविधता, इस मामले में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैव विविधता मतलब वनस्पति, प्राणी और हम मनुष्य, इन तीनों का संयोग मिलकर जैव विविधता कहलाता है। लेकिन अगर हम मनुष्य को यहाँ से हटाते हैं तो एक्चुअल में प्राकृतिक जैव विविधता की बात होती है, वनस्पति और प्राणियों को मिलाकर। अब हम इस जैव विविधता को संसाधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो इस संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से पिछले अध्यायों में हमने देखा है कि जब हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं और उपयोग करते करते बेतहाशा यूज़ करने लगते हैं उसका, जैसे हमारे बाप का माल हो कहते हैं ना हम, जैसे हमारे पिताजी ने, हमारे पूर्वजों ने हमको गिफ्ट दिया है, इस अंदाज में जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये संसाधन खतरे में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, फिर हमें उनका संरक्षण करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को हम इस अध्याय में देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले भारत में जैव विविधता अर्थात भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। चलिए, भारत में जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व को अगर हम देखते हैं तो हमने इस अध्याय को जब शुरू किया था भूगोल का, तो हमने देखा था विश्व के विभिन्न जैव विविधता भरे देशों में भारत का भी अपना एक स्थान है। और विश्व की सारी जैव विविधता की जो प्रजातियां हैं उनमें से 8% के लगभग संख्या भारत में पाई जाती है। अर्थात 16 लाख प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चाहे नभचर हों, जलचर हों या थलचर हों, इन सभी को मिलाकर के, जिनमें वनस्पति जगत भी शामिल है, प्रजातियों की संख्या लगभग 16 लाख प्रकार की होती है, जो विश्व की 8% है। मतलब अभी तक खोजी गई जातियों में अगर देखें तो 2 से 3 गुना ये हो जाती हैं। लेकिन भारत में जो ये जैव विविधता है, इस जैव विविधता को वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत ही संकटापन्न स्थिति में है। तो हम देखेंगे कि भारत में जैव विविधता पर संकट, पहले क्या संकट है इस पर चर्चा कर लेते हैं हम। तो भारत में जैव विविधता पर संकट की स्थिति की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आप चित्र में देखिए, पहले वनस्पतियों की संकट की बात करें हम तो भारत में लगभग 10% वनस्पतियाँ लुप्त होने की कगार पर हैं। और इसी तरह से स्तनधारी जीवों मतलब प्राणियों की जब हम बात करते हैं तो 20% के लगभग प्राणी लुप्त होने की स्थिति में हैं। अर्थात कई उपजातियां ऐसी हैं, कई प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति में हैं, बाउंड्री लाइन पर हैं, नष्ट होने की पूरी संभावना उनकी बन चुकी है। अब हम अलग अलग बात करें जैव विविधता के अंतर्गत, पहले प्राणियों के संकट की बात करें तो संकट में चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू, ये चारों प्रजातियां लुप्त प्राय हो चुकी हैं। चीता तो हमको अब देखने को नहीं मिलता, बत्तख भी नहीं मिलती, ये पहाड़ी कोयल तो पिछले 15 वर्षों से लोगों ने नहीं देखी होगी। तो इस तरह से प्राणियों पर तो संकट आया ही है और वनस्पतियों पर भी गहरा संकट छा गया है। जैसे जंगली महुए की किस्म होती है मधुका इंसिग्निस, ये आजकल आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी। एक घास की प्रजाति होती है हुवर्डिया हेप्टान्यूरॉन, ये भी हमारे जीवन से, हमारी जैव विविधता से गायब हो चुका है। मतलब यदि हम तलाशने जाएं, खोजने जाएं तो हमको ये नहीं पता कि अभी तक कितने प्रकार की प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं या नष्ट हो चुकी हैं। ये तो प्राणी जगत और वनस्पति जगत की वे प्रजातियों के नाम बता रहे हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर हम सूक्ष्म जीवों पर संकट की बात करें
तो ऐसे अनेक छोटे छोटे कीट, पेड़, पौधे जो बहुत ही सूक्ष्म हैं, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाते हैं, उनका जीवन भी संकट में हो गया है और इनसे हमको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलते थे वो नष्ट हो चुके हैं। आप लोग ध्यान कीजिए कि पहले बारिश के समय पे एक लाल मखमली कीड़ा हुआ करता था। आजकल पिछले 10 वर्षों से लगभग उस कीट का, उस कीड़े का पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से प्राणी जगत हो, जो विशाल प्राणी जगत हो जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, वनस्पति जगत हो जिनको अपनी आँखों से देख सकते हैं, इनके अलावा ऐसे सूक्ष्म जीव, कीट, पतंगे और पेड़ पौधे भी नष्ट होने की कगार पर हैं जिनको हम हमारी आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो इसी आधार पर, इसी संकटापन्न स्थिति के आधार पर पेड़ पौधों और प्राणियों का पहले वर्गीकरण किया गया है। मतलब जब देखा गया कि प्राणी जगत संकट में है, वनस्पति जगत संकट में है, तो हमने एक संस्था का गठन किया और संस्था का नाम रखा IUCN, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। और इसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ऐसे जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों का पता लगाइए जो अभी जीवित हैं, जिनके ऊपर कोई संकट नहीं है, और ऐसे जैव विविधताओं का पता लगाइए जो संकट में पड़ चुके हैं या लुप्त हो चुके हैं। तो इस आधार पर इन्होंने 6 प्रकार से वर्गीकरण किया है। मतलब जैव संसाधनों का संकट के आधार पर 6 प्रकारों से इन्होंने विभाजन किया है, जिसमें पहला विभाजन किया इन्होंने सामान्य जाति के रूप में। मतलब जैव विविधता में पेड़ों और जीवों की सामान्य जातियां, दूसरा विभाजन संकटग्रस्त जातियां, तीसरा सुभेद्य जातियां, चौथा दुर्लभ जातियां, पांचवा स्थानिक जातियां और अंत में लुप्त प्रायः जातियां, यानी वे जातियां जो लुप्त हो गई हैं। चलिए हम इनको अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सामान्य जातियों को। सामान्य जातियां मतलब वे जातियां जिनकी जीवित रहने की संभावना बहुत अच्छी है, सामान्य रूप से इनका जीवन चल रहा है, इनके ऊपर अभी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। जैसे साल का पेड़ है, घोड़े हैं, चीड़ का पेड़ है, गिलहरी है, खरगोश है, चूहे हैं, ये इस तरह की जीव जंतु हैं, रोडेंट्स, कृंतक जिनको हिंदी में बोलते हैं, इनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। मतलब ये सामान्य जातियों की श्रेणी में रखा गया इनको, ये सामान्य प्रजातियां कहलाती हैं। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर संकटग्रस्त जातियां, यानी वे जातियां जिनके ऊपर लुप्त होने का खतरा आ चुका है। यदि वे परिस्थितियां जिनके कारण इनकी संख्या कम हुई है, वे परिस्थितियां अभी भी जारी रहती हैं, तो इन जातियों का जीवित रहना अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत कठिन हो जाने वाला है। और वे जातियां कौन कौन सी जिनके ऊपर संकट आ चुका है? वे हैं काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, गैंडा और शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, साथ साथ संगाई जिसको कि मणिपुरी हिरण के नाम से हम जानते हैं। ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ चुकी हैं। इसके अलावा वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है, अभी संकटग्रस्त स्थिति में नहीं आई हैं लेकिन घट रही हैं, वे सुभेद्य जातियां कहलाती हैं। मतलब इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली जो स्थितियां हैं वे अभी नहीं बदली जाती, तो संख्या घटती जाएंगी और ये संकटग्रस्त श्रेणी में आएंगी। अभी संकट में नहीं है लेकिन सामान्य भी नहीं है, सामान्य और संकटग्रस्त जातियों के बीच में ये फंसी हुई हैं। कभी भी ये संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आ सकती हैं, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। ये ऐसी हैं कि यदि लगातार पर्यावरण प्रदूषित होता रहा तो ये भी जल्दी ही संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी प्रजाति या चौथा विभाजन, जिसको दुर्लभ जातियों के रूप में किया गया है। तो इनकी संख्या बहुत कम है। दुर्लभ नाम से समझ में आ रहा, मतलब हैं तो लेकिन आसानी से उपलब्ध नहीं है, अर्थात ये सुभेद्य की परिस्थिति में पहुंचने ही वाली हैं। और वे परिस्थितियां जो इनको संकटग्रस्त जाति की तरफ धकेल रही हैं उनमें हम परिवर्तन नहीं करते, तो ये भी बहुत जल्दी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। इसके अलावा IUCN ने एक स्थानिक जातियों में भी विभाजन किया है। मतलब अलग अलग प्राकृतिक और भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाले वनस्पतियाँ या जीव जंतु, जिनमें अंडमानी टील जो एक तरह से तीतर बटेर टाइप का एक पक्षी होता है, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन, ये इस प्रजाति में शामिल हैं जो पर्टिकुलर उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों की वे परिस्थितियां जिनमें वे पाए जाते हैं उनमें अगर थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो इनके जीवन पर खतरा मंडराने लगेगा।
अब जब खतरा मंडराने की बात आती है तो IUCN ने एक 6वें प्रकार का विभाजन किया है, जिसमें उन जातियों को शामिल किया गया है जिनकी संख्या इस धरती से लुप्त हो चुकी है। मतलब जब हम इनके घरों पर गए, इनके आवासों पर ढूंढने गए, IUCN के सदस्यों ने उनके दरवाजे खटखटाए तो उनके घरों में कोई नहीं मिला। अर्थात ये हमारे क्षेत्रों से, प्रदेश से, देश से, महाद्वीप से, बल्कि पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गए। जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये हमको अब ढूंढने से भी कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। अब जब ये नष्ट हो चुकी हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल पैदा होना वाजिब है कि आखिर ये नष्ट कैसे हुई। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला बिल्ली परिवार का एक प्राणी चीता पूरी तरीके से नष्ट हो गया, तो आखिर गया कहाँ और गया तो क्यों गया? आइए हम जानते हैं कि भारत में पौधों और प्राणियों पर संकट के कारण क्या थे। वे कौन सी प्रतिकूल परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से वनस्पति जात और प्राणी जात का इतना खतरनाक ह्रास हुआ है, इतना भयानक ह्रास हुआ है। आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वन उत्पाद के दोहन से। हम पाठ भी पढ़ रहे हैं वन और वन्यजीव संसाधन। शुरुआत में ही हमने देखा कि ये पूरी जो जैव विविधता है इसका प्राथमिक उत्पादक केंद्र वन है, और इसी वन का दोहन हमने किया है, और दोहन नहीं किया, बेजा दोहन किया है। जैसे प्रकृति ने हमको एक गिफ्ट दे दिया हो कि लो नोच डालो, खा डालो, इस तरह से हमने इसका दोहन किया है। कैसे, चलिए देखते हैं हम इसको कि हमने इस वन को, इस वन्य जीवन को कैसे नुकसान पहुंचा दिया। आखिर हम इतने निष्ठुर कैसे हो गए, चलिए समझते हैं। ये देखिए, हमने पूरी पृथ्वी को अपने सर पर उठा रखा है, अर्थात हम ही वो हैं, हम मतलब हम मानव, जिसने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। और जब हमने संसाधनों में इसको परिवर्तित किया तो हमने इससे प्रत्यक्ष लाभ भी लिए और परोक्ष लाभ भी लिए। प्रत्यक्ष लाभ की अगर हम बात करें तो हमने इससे लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद, ये सारा हासिल किया। और अपरोक्ष लाभ की बात करें तो हमने इनसे ऑक्सीजन हासिल की, हमने इनको अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दी ताकि हमको नुकसान ना हो, हमने इनसे दवाइयाँ हासिल की, हमने इनसे एम्प्लॉयमेंट हासिल किया, रोज़गार हासिल किया, हमने इनसे हमारा अच्छा जलवायु क्लाइमेट हासिल किया, हमने इससे हमारे प्राकृतिक सुंदरता को हासिल किया। तो वनों से हमने प्रत्यक्ष और परोक्ष, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ तो बहुत लिया, लेकिन हमने इनको नुकसान भी बहुत पहुंचाया। इन्हीं को ग्रहण करने की दिशा में नुकसान पहुंचाया। जब हमको ये पता चला कि चंदन की लकड़ी हमको बहुत फ़ायदेमंद है, तो चंदन की लकड़ी की ग्रहण करने के चक्कर में, लेने के चक्कर में हमने चंदन के जंगलों का सफाया कर दिया। जब हमको पता चला कि किसी पर्टिकुलर पेड़ के पत्ते हमारे लिए लाभदायक हैं, तो हमने उस पेड़ को ही मिटा दिया। तो इस वजह से हमने जंगलों के दोहन करते हुए बहुत नुकसान किया। चलिए, जंगलों के नुकसान क्या हमने अकेले ने किया या हमारे पहले से हो रहा है? मतलब हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। चलिए, सबसे पहले हम दोष दे दें अंग्रेज़ों को। कुछ भी होता है, जैसे आप उदाहरण मान लीजिए, जब हम आपसे बोलते हैं कि आपने इस स्कूल में ये पेड़ को कैसे तोड़ दिया, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं सर, ये पहले से टूटा था, हमने नहीं तोड़ा है। होता है ना ऐसा? तो हम भी यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये जो जैव विविधता है इसका नुकसान हमने नहीं किया, इसका नुकसान पहले से होता आ रहा है। मतलब अंग्रेजों ने जिस शोषण को शुरुआत की थी, उस शोषण से उपनिवेश काल में हमारी वन संपदा को, हमारे वन्य जीवों को नुकसान हुआ। कैसे? भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन डालना, खेती के लिए प्रयास करना, व्यापार के लिए, वाणिज्य वानिकी और खनन की क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। ये अंग्रेजों का काम था। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए भारतीय जंगलों को नुकसान पहुंचाया। चलो मान लिया कि अंग्रेजों ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन कब तक? 15 अगस्त 1947 तक। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी जिम्मेदारी थी। आज़ादी के बाद हमारी ज़रूरतों की वजह से भी नुकसान पहुंचा। कैसे? इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधनों का सुकड़ने का प्रमुख कारण, महत्वपूर्ण कारण कृषि में फैलाव था। अब हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि कृषि के कारण जंगलों को नष्ट किया गया? तो ये देखिए, इस तरह से किया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण कहता है कि 1951 से लेकर 1980 के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र सफाया कर दिया गया भारत की भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए।
भारत की इस वन भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए। अच्छा चलिए, ये काट लिया, ये भी ठीक था, लेकिन प्रायः जनजातीय क्षेत्रों में क्या होता है, यदि हम विशेषकर पूर्वोत्तर भागों में जाएं या मध्य भारत की तरफ जाएं जहां जनजातीय लोगों की संख्या अधिक है, वे लोग जंगलों को काटते हैं और उस जगह पर खेती करने लगते हैं। मतलब इसको हम झूम खेती या स्थानांतरी खेती कहते हैं, जिसमें काटो और जलाओ का काम किया जाता है, स्लैश और बर्न। तो ये लोग क्या करते हैं, एक जगह पर कुछ एरिया जंगल काटते हैं, उसमें आग लगा देते हैं और साल 2 साल खेती करते हैं और इसके बाद स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर होके दूसरा जंगल काटते हैं, उससे लगा हुआ जंगली भाग दूसरा काटते हैं, उसको काटते हैं, जलाते हैं और खेती करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब एक जगह पर टिक कर ये लोग खेती नहीं करते हैं और उसकी वजह से भी वनों का निम्नीकरण भी होता है और वनों को नुकसान भी होता है। इसके अलावा जब हमने किसानों को, जनजातीय बंधुओं को जाकर के ये बताया कि आपके कृषि कार्यों की वजह से वनों को, वन संसाधनों को नुकसान हो रहा है, तो वो लोग कहते हैं केवल हमारी वजह से क्यों, उद्योगपतियों को आप लोग कुछ नहीं बोलोगे क्या, बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं से भी तो नुकसान हो रहा है। तो हमने उनसे पूछा कि भैया बताओ कैसे, तो उन्होंने बताया कि 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का वन क्षेत्र साफ कर दिया गया और ये सफाई अभी तक जारी है। जहां बांध बनाना होता है, जहां पर पन बिजली संयंत्र डालना होता है, वहां पर जंगलों को साफ करना मजबूरी हो जाता है और कितनी भी मजबूरी हो, नुकसान किसका होता है, जंगल का होता है। अब हम हमारे मध्य प्रदेश की ही बात कर लें। मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना में डूब गया है। मतलब नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाने के दौरान बहुत सारे गांव के गांव उस बांध के पानी में जलमग्न हो चुके हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से जंगलों का नुकसान हो गया। मतलब जो जंगल पानी में डूब गए, उन जंगलों की संपत्ति का संसाधन के रूप में उपयोग तो छोड़ दो, अप्रत्यक्ष लाभ भी हम ऑक्सीजन के रूप में लेना चाहें तो अब नहीं ले सकते हैं। इस तरह से वनों का नुकसान हमने कर डाला है, इस तरह से नुकसान कर डाला। जब हमने इस बारे में उन लोगों को बोला कि भैया ठीक है, बांध बनने से आपके खेतों को पानी मिलेगा, उससे क्या दिक्कत है, यदि उद्योगपतियों को बिजली मिल रही है तो आपके खेतों को पानी भी मिलेगा, तो उनका पारा चढ़ गया किसानों का। और उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं चलिए ठीक है, इसको मान लिए, हम और भी कारण बताते हैं जिससे वनों को नुकसान पहुंचा है, और वे हैं उद्योगपतियों द्वारा किया जा रहा नुकसान। हमने पूछा कौन सा, तो उन्होंने बताया खनन के कारण, और उदाहरण भी दिए उन्होंने। पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व जो डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में पहुंच गया है। और होता क्या है, जिन रास्तों से हमारे हाथी आया जाया करते थे, अब उन रास्तों पे खनन के कारण बड़ी बड़ी खाइयां हो गई हैं, अब हाथियों के आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तो किसानों के द्वारा जो बताया गया कि केवल कृषि क्षेत्र के फैलाव के कारण नहीं, बल्कि बड़ी विकास परियोजनाओं जैसे बांध बनाना, जैसे जंगलों में खनन करना इत्यादि के द्वारा भी वनों को नुकसान पहुंचा है। जब ये बात उनसे कही गई, तब उद्योगपतियों के बीच में से उनका एक प्रतिनिधि आया, बोले चलो ठीक है, मान लिया कि खेती से तुमने नुकसान पहुंचा दिया, खेती के फैलाव के कारण तुमने वनों को नुकसान तुम्हारी वजह से पहुंचा, खनन की वजह से हमारी वजह से पहुंचा, तो ये बराबरी हो गई मान लो। लेकिन अगर देखें तो अति पशुचारण के कारण आप लोगों ने भी जमीनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। जैसा कि बड़े बड़े पर्यावरणविद, वन अधिकारी कहते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन की लकड़ी की कटाई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तब ये सोचने में आता है कि क्या वाकई में ऐसा है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? तब इसका जवाब देते हुए ग्रामीण बंधु कहते हैं कि हम पूरे जंगल को नहीं काटते भैया, यदि हमको पशुओं के लिए चारा चाहिए होता है तो हम पूरे पेड़ को काट के नहीं लाते, हम उसकी एक टहनी को काट कर लेके आते हैं, ना कि पूरे पेड़ को। इसलिए हमारे ऊपर ये आरोप आप मत लगाइए कि हमारे द्वारा पशुओं के चराने से या हमारे ईंधन के लिए लकड़ी काटने से जंगलों का नुकसान हो रहा है। हम तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके आते हैं और उनकी टहनियों को काट कर लाते हैं। लेकिन जब इनके द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे द्वारा केवल छोटी छोटी टहनियाँ काटी जाती हैं, तब कुछ अमीर लोग खड़े हो जाते हैं, उद्योगपति खड़े हो जाते हैं, पैसे वाले खड़े हो जाते हैं और वे कहते हैं, क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि भारत में हमारे ही द्वारा ये चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाई जा रही जंगलों को, बल्कि जैव विविधता को कम करने में शिकारियों का भी योगदान है। शिकारी भी अपने शिकार के द्वारा जंगली जीवों के आवासों को नष्ट कर रहे हैं, जंगली जानवरों को मार रहे हैं, उनका आखेट कर रहे हैं, पर्यावरण का प्रदूषण फैलाते हैं। जब वो जंगलों में जाते हैं तो तरह तरह की ऐसी पन्नी, पैकेट, पॉलीथीन छोड़ के जाते हैं, जिससे वहाँ का पर्यावरण प्रदूषित होता है, विषाक्त हो जाता है। कई बार तो इन
जंगलों में लगी हुई आग की वजह से भी जंगली जानवरों और वनस्पतियों को भारी नुकसान पहुंचता है और वे संकट में पहुंच जाते हैं। जब ऐसी बात बोली जाती है तब एक बात और सामने आती है और ये वाद विवाद लगातार बढ़ता जाता है कि पर्यावरण के विनाश को आखिर में नुकसान कौन पहुंचाता है। क्या अमीर आदमी नुकसान पहुंचाता है या गरीब आदमी पहुंचाता है? और क्या ये लोग पर्यावरण के संसाधनों का जितना उपयोग करते हैं उतना पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा में अपनी भूमिका निभाते हैं? होता क्या है कि आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण के विनाश का दोषी अत्यधिक जनसंख्या को मान लिया जाता है। भारत जैसे देशों में बोल दिया जाता है कि गैर पढ़ी लिखी बहुत बड़ी जनसंख्या ये जंगलों को नुकसान पहुंचाती है। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? चलिए देखते हैं। अब शोध के द्वारा, सर्वे के द्वारा जानकारी निकाली गई तो औसत संसाधनों का उपभोग जो सामने निकल कर आया वो ये आया कि एक अमेरिकी नागरिक 40 सोमाली नागरिकों के बराबर संसाधनों का उपभोग करता है, यानी उनका प्रयोग करता है। और अगर हम भारत में बात करें तो 25% गरीब भारतीय जितना संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते उससे ज़्यादा 5% अमीर भारतीय उपयोग कर लेते हैं। चलो उपयोग कर लेते हैं यहाँ तक समझ में आता है, लेकिन ये केवल उपयोग ही करते हैं, मतलब उपयोग करके पर्यावरण को नुकसान ही पहुँचाते हैं। ये 5% धनी भारतीय या 1% अमेरिकी नागरिक पर्यावरण के रखरखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते, इनकी कोई भूमिका दिखाई नहीं पड़ती है। जैव संसाधनों के अंतर्गत वनस्पतियों और प्राणियों के संकट में पड़ने के इन कारणों पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा। अमीर आदमी उद्योगपति किसानों को और किसान उद्योगपतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है और कभी कभी अत्यधिक जनसंख्या को भी इसका जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन इन सारे तथ्यों पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। खैर चलिए, जिसने भी नुकसान पहुंचाया है, चाहे खेती के कारण नुकसान पहुंचा हो या बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण पहुंचा हो या शिकारियों के कारण पहुंचा हो या जंगल में लगने वाली आग के कारण पड़ा हो, लेकिन नुकसान तो नुकसान होता है। हमारी वनस्पति, हमारे प्राणी संकट में तो पड़ चुके हैं। और इन वनस्पतियों और प्राणियों पर संकट केवल संख्या घटना नहीं है, केवल ये जीव विज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि इससे हमारी सांस्कृतिक विविधता का भी विनाश हुआ है। हमारी सांस्कृतिक विविधता भी खतरे में पड़ी है। कैसे? चलिए हम देखते और समझते हैं। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां या कई मूल निवासियों की जनजातियां जो वनों पर आधारित हैं और वनों पर ही उनका जीविका उपार्जन होता है, वे समुदाय वनों के नष्ट होने से, जैव समुदाय के नष्ट होने से इन समुदायों पर निर्धनता का बोझ आता जा रहा है और आर्थिक रूप से हाशिए पर जा रहे हैं। ये जो समुदाय हैं अपने खाने पीने की चीज़ें, औषधियाँ, संस्कृति, आध्यात्म, ये सारी चीज़ों के लिए जो वनों और वन्य जीवों पर निर्भर थे, अब ये संकट में पड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब वर्ग की महिलाएं होती हैं। पुरुष इतना प्रभावित नहीं होता है जितनी महिलाएं होती हैं। कारण क्या होता है कि कई समाजों में खाना, चारा, जल का प्रबंध और अन्य आवश्यकताएं जो घर के लिए ज़रूरी होती हैं उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, समझा कि कैसे जैव विविधता पर संकट न केवल जीव विज्ञान का विषय है बल्कि सांस्कृतिक विविधता में भी यह अपना असर दिखाता है। हमने देखा कि वे महिलाएं जो अपने परिवार के लिए ये सारी चीज़ें इकट्ठी करती हैं और वे किस पे निर्भर होती हैं? जंगलों पर। और जंगल जब नष्ट हो जाते हैं तो उनके लिए उनके आवास से जंगल दूर होते जाते हैं, संसाधन दूर होते जाते हैं। हम देखते हैं कि जंगलों के विनाश के कारण जल स्तर नीचे चला जाता है और उन ग्रामीण महिलाओं को पानी लेने के लिए 10-10, 12-12 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। इससे उनको शारीरिक कष्ट होता है। लगातार होने वाले शारीरिक श्रम की वजह से तरह तरह की बीमारियां घेरती हैं। ये तो एक कारण हुआ। दूसरा, जब वे अपने घर से घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाहर जाती हैं और पुरुष कुछ पैसा कमाने के लिए शहरों की तरफ आ जाते हैं, तब घरों पर रहने वाले बच्चों की परवरिश पर इसका असर पड़ता है और यहाँ तक असर होता है कि वे बच्चे पर्याप्त तरीके से शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाते और इस तरह से जैव विविधता पर संकट संपूर्ण मानव जाति की सांस्कृतिक विविधता पर संकट माना जाता है, आ जाता है। इसके साथ साथ जब लगातार वनों का दोहन होता है, जैव परियोजनाओं से जंगलों का उन्मूलन होता है, तो प्रत्यक्ष असर तो ये हमने देखा कि सामाजिक विघटन की स्थिति तक आ जाती है, बच्चों की स्थितियाँ निरक्षर रहने की हो जाती है। इसके अलावा सूखा पड़ना,
पानी का नहीं मिलना और भूमि के निम्नीकरण हो जाने से पर्याप्त मात्रा में उपज का ना होना, ये सारे अप्रत्यक्ष परिणाम हमारे सामने आते हैं, अपरोक्ष परिणाम हमारे सामने आते हैं और जैव विविधता का ये संकट अत्यंत गहरा होकर अंत में हम मानवों को ही प्रभावित करता है। तो अब हम मानवों की ही जिम्मेदारी है कि इस संकट में पड़ी हुई जैव विविधता को सुरक्षित करें, संरक्षित करें। तो चलिए देखते हैं वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। अब जब वन और वन्य जीवन तेजी से घट रहे हैं, इनका नुकसान हो रहा है, तो इनका संरक्षण करना जरूरी। और क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमको तरह तरह के नुकसान हो रहे हैं। कैसे? ना केवल हमारा जीवन संकट में पड़ रहा है, बल्कि पूरा सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है। हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्तियां परेशान हो रही हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो हमको इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। संरक्षण से क्या होगा? पारिस्थितिकी विविधता बनी रहेगी। संरक्षण से जीवन साध्य संसाधन जैसे जल, वायु और मृदा बने रहेंगे, ये नष्ट नहीं होंगे। अलग अलग जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति, पशुओं में जीन्स की विविधता का संरक्षण होगा। मतलब आमतौर पर कृषि में हम अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं और ये पारंपरिक फसलें अभी भी वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर निर्भर होती हैं। जलीय जैव विविधता की बात करें तो मछली पालन को बनाए रखना जरूरी है। जब जरूरी है तो अब इस बात को आप लोग नोट कर लिए एग्जाम की दृष्टि से कि वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बातें तो हैं कि हाँ, इसलिए वनों की सुरक्षा जरूरी है ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। तो इसकी आवाज़ कब उठी? इसकी आवाज़ उठी सन 1960 और 1970 के दशक में, जब देखा गया कि हाथी संकट में है, चीता निपट चुका है, कोयल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है और हमको उनके नुकसान दिखने लगे। तब फिर पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम जारी करने की मांग की और इसके लिए बनाया गया भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो उत्तर आपको देना पड़ेगा 1972 में। अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्रावधान थे जो वन्य जीवों के आवास और रक्षण के लिए किए जा सकते थे। इसमें क्या किया गया? सबसे पहले इनकी एक सूची प्रकाशित की गई रक्षित जातियों की जिनकी सुरक्षा जरूरी है। तो इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव, उनके शिकार पर रोक लगाना और वन्य जीवों के आवासों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना कि इनको कोई नष्ट नहीं कर सकता। साथ ही साथ जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगा दिया गया। इस अधिनियम का प्रारंभिक कदम ये था। इसके बाद अगले स्टेप में केंद्र सरकारों ने, कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान बनाए, सेंचुरीज बनाई, जिनके बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 की ज्योग्राफी में प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत हमने इसे पढ़ा है। इसके बाद केंद्रीय सरकार ने भी कई परियोजनाओं की घोषणा की जिससे गंभीर खतरे में पड़े हुए विशेष वन्य प्राणियों को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान किया गया। इनमें से प्रमुख हैं बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण या हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ जो साफ पानी का मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर, इसके अलावा भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, बस्टर्ड, हिम तेंदुआ, इन सभी के शिकार और व्यापारिक उपयोग पर संपूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसको जेल और आर्थिक जुर्माना दोनों समान रूप से देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये संरक्षण और सुरक्षा की दिशा में कार्य किया गया। जब बात जैव विविधता के अंतर्गत वनस्पतियों और प्राणियों के संरक्षण की आती है तो पहले हम देखते हैं कि संरक्षण के लिए ये किया जाता था कि यदि शेर संकट में है तो शेर को बचाने के लिए ही कार्य किया जाता था। चीता संकट में तो चीता के बचाने पर ही काम किया जाता था। लेकिन अब स्वरूप बदल गया है। अब हम किसी पर्टिकुलर जीव पर सुरक्षा का ध्यान न देकर के संपूर्ण जैव विविधता के संरक्षण की बात करते हैं। मतलब यदि हमें बाघों का संरक्षण करना है तो जिन परिस्थितियों में बाघों का संरक्षण हो सकता है वे सारी परिस्थितियों को हमको बचा कर रखना होगा, तभी होगा वास्तव में जैव विविधता का संरक्षण। लगातार अलग अलग तकनीकों
और खोजों के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि इनके संरक्षण के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और संरक्षण के लिए केवल बड़े बड़े जीव जंतु जो हमारी खुली आंखों से दिखाई देते हैं केवल उनके लिए नहीं, बल्कि छोटे सूक्ष्म जीवों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया है। वन्य जीव अधिनियम 1986, वन्य जीव अधिनियम 1980 इनके द्वारा कीट, पतंगे, भुनगे, तितली इनके संरक्षण की भी बात कही गई है। अब जब हम लोग वन या वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं, उस संसाधन को बचाने की बात करते हैं, तो यह एक बड़ा कठिन कार्य होता है। लेकिन कितना भी कठिन हो, यदि हमारे अस्तित्व को बचाना है तो इनका संरक्षण जरूरी है। और इनके संरक्षण के लिए न केवल सरकार बल्कि सरकार के साथ साथ समुदायों को भी आगे आना पड़ रहा है। और जब बात सरकारी प्रयासों की होती है तो सरकार इनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए इनको अलग अलग वर्गों में विभाजित करती है। अर्थात सरकार के द्वारा इन प्रजातियों को, इन वन क्षेत्रों को बचाने के लिए इन वन क्षेत्रों के अलग अलग विभाजन किए गए हैं, जैसे आरक्षित वन क्षेत्र, रक्षित वन क्षेत्र, अवर्गीकृत वन क्षेत्र। इस तरह से अलग अलग विभाजन के साथ में इनमें इनको रखा गया है और इनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वन संपदा के संरक्षण के प्रयास क्या है और इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। वनों का वर्गीकरण सरकार के द्वारा। सबसे पहले आरक्षित वन, मतलब देश के आधे से अधिक भाग में जो वन है वे आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। और वन एवं वन्य प्राणियों की बात करें तो आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि इनमें वन एवं वन्य प्राणियों की सर्वाधिक संरक्षा की जाती है। दूसरा आता है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित क्षेत्र है और इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनको सुरक्षा दी जाती है। फिर अगला है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत मतलब ऐसे वन जो बंजर भूमि में सरकार के द्वारा या व्यक्तियों के या समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उनको अवर्गीकृत वन कहते हैं। इनमें सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता, बल्कि पर्सनल व्यक्तिगत वन होते हैं या एक समाज के वन कहलाते हैं ये। तो अगर हम इनको अलग अलग वितरण की दृष्टि में देखें तो आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी या अन्य वन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो स्थायी वनों के अंतर्गत मध्य प्रदेश का क्षेत्र सर्वाधिक है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के वनों का एक बड़ा क्षेत्र आरक्षित वन कहलाता है। जबकि रक्षित वन की बात करें तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में रक्षित वन पाए जाते हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों तथा गुजरात के राज्यों का जो वन क्षेत्र है वह अवर्गीकृत है, जो कि स्थानीय समुदायों के हाथ में है। तो चलिए हम देखते हैं स्थानीय समुदायों के द्वारा वन संरक्षण किस तरह से किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि केवल सरकारों के द्वारा ही वन संरक्षण की दिशा में कार्य नहीं किया जा रहा है। जब बात आरक्षित और रक्षित वन क्षेत्र की आती है तो यहाँ पर सरकार वन विभाग या अन्य विभागों के सहयोग से सुरक्षा और संरक्षा करती है। लेकिन समुदायों की दृष्टि से अगर हम देखें तो ऐसे वन जो अवर्गीकृत वन क्षेत्र की सीमा में आते हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी होती है समुदायों की। सरकार समुदायों को थोड़ी सी मदद देती है और समुदाय स्वयं उन वन क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। इनमें से हम अगर देखें तो राजस्थान के सरिस्का बाग परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के खनन या उस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार के साथ साथ समुदाय के कानून भी सम्मिलित रूप से माने जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में ही भैरवदेव डॉग सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1200 हेक्टेयर में फैली हुई सेंचुरी है, जिसको 5-7 गांव के लोगों ने अपने संरक्षण में लेकर के उसको विकसित किया है और उसकी सुरक्षा संरक्षा की जिम्मेदारी ली है। हालांकि आप लोगों ने सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए और भी आंदोलन सुने होंगे, जैसे चिपको आंदोलन जो हिमालय क्षेत्र में था उत्तराखंड में, वो उतना प्रभाव तो नहीं डाल पाया, लेकिन उसका संदेश जो लोगों के बीच में गया उसने बहुत बड़ा असर डाला और उसकी वजह से जो प्रेरणा मिली उसने बीज बचाओ आंदोलन, नवदानय आंदोलन, इस तरह के आंदोलनों को चलाया और वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख सरकारी कार्यक्रम जो कि वन संरक्षा की दृष्टि से लागू किए गए हैं उनमें एक है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। चलिए मोटे तौर पर उसको हम समझ लेते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम
जो है यह सन 1988 में प्रारंभ हुआ और इसको प्रारंभ करने की जो पहल थी वह उड़ीसा राज्य से शुरू हुई। इस कार्यक्रम का संचालन भारत के वन विभाग के द्वारा किया जाता है और इसमें गांव के स्तर पर कमेटियां बनाई जाती हैं, छोटी छोटी संस्थाएं बनाई जाती हैं जिनको वन अधिकारियों का सहयोग मिलता है। और इससे क्या होता है, जब वन सुरक्षित हो जाते हैं तो उनसे जुड़े हुए छोटे लाभ जैसे गैर इमारती लकड़ियां आदि इन समितियों के सदस्यों को भागीदार के रूप में, शेयर के रूप में प्रदान की जाती हैं। तो यह हो गया संयुक्त वन कार्यक्रम, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो समुदाय की मदद से सरकारों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार भारत में नष्ट हो रही पर्यावरणीय विविधता, जैव विविधता और उनकी सुरक्षा और संरक्षा की स्थिति को देखते हुए हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये जिम्मेदारी केवल सरकारों की तो नहीं है। इसमें समुदाय को अर्थात हमको आगे आकर काम करना पड़ेगा और वृक्षारोपण करना पड़ेगा। ना केवल वृक्षारोपण बल्कि जैव विविधता को बचाने के लिए, वनस्पति को बचाने के लिए, प्राणियों को बचाने के लिए इन परिस्थितियों का निर्माण करना होगा, उन परिस्थितियों को संजोना होगा जिनसे पूरी जैव विविधता को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज के इस अध्याय में वनस्पति जगत और प्राणी जगत को समझा। हमने देखा कि संकट के आधार पर इनको 6 भागों में विभाजित किया गया, फिर संकट के कारणों पर चर्चा की, फिर संकट से बचाव के उपायों पर चर्चा की, संरक्षण पर, संरक्षण में सरकार के साथ साथ समाज की भूमिका की बात की, और हमने देखा कि आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन कैसे होते हैं, और अंत में इस संदेश के साथ कि वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा हमारी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए, हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, हमको इसको मानना चाहिए। इसी के साथ इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस अध्याय के प्रश्नोत्तर के साथ साथ अगले वीडियो में हम कक्षा 10 के मिलेंगे अर्थशास्त्र का पहला अध्याय विकास में। चलिए तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।